हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार करंट अफेयर की बात करेंगे। बिहार विशेष करंट अफेयर की। ठीक है, जैसे कि 69 पीटी का एग्ज़ाम है सितंबर के महीने में, और हमें लगता है कम से कम 16 से 17 महीने का करंट अफेयर कवर होना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम अभी शुरुआत करेंगे मई महीने से, इसकी स्टार्टिंग करेंगे अभी, क्योंकि जून का करंट अफेयर आया नहीं। दृष्टि का मैगजीन है, तो जब तक जून का आएगा तब तक मई, फिर उधर मार्च, अप्रैल, फिर मार्च, फरवरी, जनवरी, ऐसे करके धीरे धीरे निपटाते रहेंगे और एक एक वीडियो बनती रहेगी, तो आप लोग इसको धीरे धीरे ख़त्म भी करते रहेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ शुरुआत करेंगे मई महीने का करंट अफेयर, क्योंकि बिहार विशेष से भी संबंधित अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे बिहार में अभी कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है या एसआई का एग्ज़ाम है, इन सब एग्ज़ाम में भी ये महत्वपूर्ण हो सकता है फैक्ट के रूप में। तो इस हिसाब से हमें ये करंट अफेयर सुन लेना चाहिए और कवर कर लेंगे तो बेनिफिट रहेगा, और एक से दो बार सुनेंगे तो याद भी हो जाएगा सारा का सारा कंटेंट। तो इस मई महीने में क्या क्या कवर करेंगे कि अरविंद पनगड़िया बने नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति। ठीक है, दूसरा, पहली बार मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ बिहार। आईआईटी पटना सीडैक के मध्य समझौता हुआ है। आईजीआईएमएस और सीडैक के मध्य समझौता हुआ। मिशन परिवर्तन देखेंगे भारत नेपाल के बीच। बथनाहा से एनसीवाई तक जल्द दौड़ेगी ट्रेन। विश्व रिकॉर्ड में दर्ज पटना की गंगम आरती। बिहार में धान की नई किस्म की खोज हुई है। डॉक्टर देवेंद्र कुमार शुक्ला बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष बन गए। मध्य प्रदेश की तर्ज पर बिहार में ज़मीन की रजिस्ट्री में अब आधार अनिवार्य कर दिया गया। और बिहार के सारण में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। और इसके साथ साथ मजदूर के बेटे का कैलिफोर्निया में 2023 हैंसन लीडरशिप प्रोग्राम के लिए चयन हुआ है, ये भी सिम देखेंगे। और इसके साथ साथ बिहार में गंगा नदी किनारे और शहरों में बनेगा एसटीपी। बिहार रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2023 अधिसूचित हुई है। देश में सीबीडीसी का इस्तेमाल करने वाला पटना पहला नगर निगम बना। बिहार के हर पंचायत में लगेंगी फूड प्रोसेसिंग यूनिट। बिहार के समीर पांडे ऑस्ट्रेलिया में मेयर पद हासिल करने वाले पहले भारतीय बन गए। नेशनल वाटर अवार्ड 2022 देखेंगे। बिहार में देखेंगे निवेश प्रस्तावों को पहली मंजूरी मिली है। बिहार शिक्षा विभाग 4 एनजीओ के मध्य समझौता हुआ। बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में भवन एक ही रंग के होंगे। ये सारा टॉपिक इसमें देखा जाएगा। ठीक है, मई महीने में। अब शुरुआत जब करेंगे तो अरविंद पनगड़िया बनेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति। ठीक है, अर्थशास्त्री हैं, याद रखना है। नालंदा जिले में स्थित प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति नियुक्त हुए हैं, ये आपको पता ही है क्योंकि हेडिंग ही वही है। ठीक है, 2015 में जब नीति आयोग बना था, जिसके पहले उपाध्यक्ष के रूप में एक कार्य कर चुके हैं। पद्म भूषण से सम्मानित हैं, ध्यान रखना। संयुक्त राज्य अमेरिका की सम्मानित कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर भी हैं। और बिहार के नालंदा में स्थित प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर में ही नव स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय भारतीय संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित राष्ट्रीय महत्व का एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जो विदेश मंत्रालय के तत्वावधान में काम करता है। ये भी बातें याद रखनी है हमको। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। पहली बार मछली उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हुआ है, तो इसमें कितना उत्पादन हुआ है तो ये थोड़ा ध्यान रखना। 8.46 लाख टन का उत्पादन हुआ है। 2021-22 में हुआ था 7.61 लाख टन, और 22-23 में हुआ है 8.46 लाख टन। कितना ज़्यादा हुआ? 85,000 टन अधिक उत्पादन हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और बिहार पशु और मत्स्य संसाधन विभाग ने मछली उत्पादन का आंकड़ा तैयार किया है, ये ध्यान रखना। मधुबनी में सबसे ज़्यादा 88,96,96,96 टन, और जहानाबाद में सबसे कम 1,55,000 टन मछली का उत्पादन हुआ है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद ये देखना कि भाई पहले क्या होता था कि ज़रूरत को पूरा करने के लिए 800 करोड़ की मछली आंध्र प्रदेश और
और अन्य राज्यों से मंगानी पड़ती थी। अब उत्पादन अधिक हो गया तो अब दूसरे राज्यों में भेजा भी जाएगा। बिहार से मछली का निर्यात पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, नेपाल में भी किया जाता है। ठीक है, ये बात हमें पता हो गई। अब आईआईटी पटना और सीडैक के मध्य समझौता हुआ है, तो किस बात पे हुआ है ये भी पता होना चाहिए। तो इसके बारे में देखेंगे तो सुपर कंप्यूटर स्थापित करने के लिए है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आईआईटी पटना के निदेशक कौन है? प्रोफेसर टीएन सिंह। और सीडैक के महानिदेशक हैं ई मंगेश। इन दोनों ने हस्ताक्षर किया है। ये भी कई बार पेपर में पूछा जाता है। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत सितंबर तक आईआईटी सुपर कंप्यूटर पावर से लैस हो जाएगा। इसको लगाने की लागत होगी 20 करोड़ रुपया। इसकी गति क्या होगी? 833 टेराफ्लॉप या 1 ट्रिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन के साथ डेटा की गणना कर सकते हैं। इसके अलावा ध्यान रखना, केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से देश के 9 संस्थानों में आईआईटी पटना का भी चयन किया गया है। ये मील का पत्थर साबित होगा भैया, विभिन्न उद्देश्यों के लिए उच्च स्तर की डेटा गणना को बढ़ाएगा फिर। ठीक है, ये सब हमें ध्यान रखना है। सुपर कंप्यूटर आने से फ़ायदा क्या क्या होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, सिक्योरिटी, क्वांटम सिमुलेशन, प्रोसेस सिमुलेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन, कंप्यूटेशनल फ्यो डायनेमिक्स, वेदर मॉडलिंग, डिजास्टर रिकवरी, ड्रग रिकवरी डिस्कवरी, मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स, मशीन लर्निंग, ये सब क्षेत्र में काम हो पाएगा। ठीक है, इसका फ़ायदा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। आगे चलें तो आगे है IGIMS और सीडैक के मध्य में समझौता हुआ है। तो ये किस बात के लिए हुआ है, ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो किस बात पर समझौता हुआ है? IGIMS क्या है? तो ये है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, और विकास संगठन सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग ने इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। कौन सा मंत्रालय है ये भी ध्यान रखना है। इसमें क्या होगा? इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस संस्थान के निदेशक हैं विनय कुमार, ये ध्यान रखना है। सीडैक पटना के निदेशक आदित्य कुमार सिन्हा और सीडैक के महानिदेशक ई मंगेश की उपस्थिति में साइन किया गया है। ये याद रखने की जरूरत है। पटना शहर के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना में है, ये भी ध्यान रखना भैया। और मशीन सॉफ्टवेयर का उपयोग कर डॉक्टर मरीजों का बेहतर इलाज करेंगे, और बेहतर इलाज के लिए अब यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है ना, बड़ी बड़ी बीमारियाँ हैं, कैंसर वैंसर जैसे, इन सब का इलाज अच्छे से हो पाएगा यहाँ पे। ठीक है, और इसमें और कुछ नहीं ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आगे देखेंगे मिशन परिवर्तन क्या है। तो मिशन परिवर्तन की बात करें तो बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों की सेहत में सुधार के लिए मिशन 60 दिन की तर्ज पर मिशन परिवर्तन लॉन्च किया। कितने दिन के? 60 दिन के। ध्यान रखना। उद्देश्य क्या है? अस्पतालों को मरीज फ्रेंडली बनाना है, कॉलेजों में अनुशासन को लागू करना और साथ ही मैन पावर के आधार पर इलाज की व्यवस्था भी करना है। ये इसका उद्देश्य है। इसके साथ साथ क्या है? मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में साफ सफाई, मरीज परिजनों की बैठने के लिए प्रतीक्षालय, साइनेज को लगाना, में आई हेल्प यू डेस्क स्थापित करना, ये सब इसमें शामिल है। लॉन्चिंग के साथ ही मेडिकल कॉलेजों में इलाज को टास्क दिया कि जिस कॉलेज में जितना मानव बल है उसका भरपूर उपयोग किया जाए। ये तो नॉर्मल है। ठीक है, अब इसमें और क्या है? इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट विशेष नहीं, लेकिन ये उप मुख्यमंत्री ने कॉलेजों को निर्देश दिए कि प्रत्येक दिन इवनिंग राउंड सुनिश्चित किया जाए। इवनिंग राउंड और कम से कम असिस्टेंट प्रोफेसर स्तर के डॉक्टर द्वारा वार्ड में राउंड लगाया जाए। ये भी बात इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सभी मेडिकल कॉलेजों में 611 प्रकार की आवश्यक दवाएं उपलब्ध होंगी। ये भी ध्यान रखनी चाहिए, जिससे मरीजों की पॉकेट पर बोझ भी कम पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। भारत नेपाल के बीच बथनाहा से NCY तक जल्द दौड़ेगी ट्रेन। तो रेलवे बोर्ड के कार्यपालक निदेशक ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट प्रदीप कुमार ओझा ने बताया कि बिहार के अररिया जिले, याद रखना अररिया जिला है, जोगबनी, विराटनगर क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक के तहत भारत नेपाल के बीच बथनाहा से जोगबनी नेपाल कस्टम यार्ड तक रेलवे लाइन पर जल्द ही ट्रेन दौड़ने लगेगी। ठीक है, और ये इतना इसमें ध्यान रखना है। काठमांडू विदेश मंत्रालय का 8वीं प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी और 6ठा पॉइंट वर्किंग
जॉइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई थी। कहाँ पे हुई थी? काठमांडू में हुई थी, ध्यान रखना, जिसमें बथनाहा और नेपाल कस्टम यार्ड के बीच कार्गो ट्रेन मई 2023 से शुरू करने का निर्णय लिया गया था। भारत नेपाल जोड़ने वाले महत्वपूर्ण रेल परियोजना जोगबनी विराटनगर क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक प्रोजेक्ट के तहत बथनाहा से, कौन से प्रोजेक्ट के तहत ये भी याद रखना भैया, जोगबनी विराटनगर क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक प्रोजेक्ट है। ठीक है, बथनाहा से विराटनगर तक रेल लाइन का निर्माण कार्य इरकॉन कंपनी कर रही है, ये भी ध्यान रखना है। रेल लाइन निर्माण कार्य में लगी इरकॉन के द्वारा बथनाहा से नेपाल कस्टम यार्ड तक के कार्य को पूरा कर लिया गया है। आगे है विश्व रिकॉर्ड में दर्ज हुआ पटना की गंगा महा आरती। ठीक है, ये हमें ऐसे ही ध्यान रखना है। पटना के कलेक्ट्रेट घाट पर हुआ है इसका आयोजन, ये हमको याद रखना है। कलेक्ट्रेट घाट पर 11 दिवसीय गंगोत्सव का कार्यक्रम गंगा महा आरती के अद्भुत प्रदर्शन के साथ संपन्न हुआ है। ठीक है, ये इतना हमें ध्यान रखना है। और संयोजन निर्देशन बक्सर की धरती के लाल मुरार ग्राम के कथक गुरु बख्शी विकास ने किया था। इसका संगीत का आयोजन, संयोजन और निर्देशन, ठीक है, ये ध्यान रखना कहाँ के हैं? बक्सर की धरती के लाल मुरार ग्राम के हैं, कथक गुरु बख्शी विकास हैं। ठीक है, तो ये हमें इतना इसमें याद रखने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं। बिहार में धान की नई किस्म सबौर कुंवर की खोज हुई। सबौर कुंवर क्या है? तो धान की नई किस्म है। और सबौर कृषि विश्वविद्यालय आप लोगों ने सुना होगा, भागलपुर में है। तो इसके वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की है। ठीक है, ये क्या करेगा? इससे फ़ायदा क्या होगा? कम पानी की आवश्यकता होती है, इसको 25% तक कम खाद लगेगा, 110 से 115 दिन में तैयार हो जाएगा। ठीक है, अनियमित और कम बारिश से परेशान धान उत्पादक किसानों के लिए लाभकारी होगा। औसत उत्पादन होगा इसका 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, लेकिन अधिकतम उत्पादन 87 क्विंटल तक हो सकता है। लंबाई भी देखें तो 100 से 105 सेंटीमीटर हो सकती है होगी। और इसका जो किस्म है, ये किस्म जीवाणु, झुलसा, अंगमारी, झोंका, कंडुआ, मतलब जितने भी प्रकार के रोग होते हैं धान से संबंधित, तो धान से संबंधित कितने प्रकार के रोग हैं भैया? जीवाणु झुलसा है, अंगमारी है, झोंका है, कंडुआ, ये सब रोग धान से संबंधित है, तो इनके प्रतिरोधी है ये। और फिर तना छेदक, भूरा कीट, पत्ती लपेटक, ये सब की प्रति सहनशील भी है। तो ये सब बीमारियां भी धान से ही संबंधित हैं। ठीक है, ये बात भी हमें ध्यान रखना है। इससे बिहार के मध्य और दक्षिण बिहार के जिले जैसे बक्सर है, रोहतास है, भोजपुर, औरंगाबाद, लखीसराय, ये थोड़ा सा जिलों का नाम याद रखना, बेगूसराय, समस्तीपुर, भागलपुर, बांका, इन सब के किसानों को विशेष फायदा मिलने वाला है। ठीक है, आगे देखेंगे। डॉक्टर देवेंद्र कुमार शुक्ला बने बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो इसमें ध्यान रखना, ये IFS रहे हैं, भारतीय वन सेवा के पूर्व सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। ये पूछा जाता है क्या थे, किस क्षेत्र से संबंधित थे, या कौन से पद पे कार्यरत थे ये। ठीक है, ये पूछा जाता है। अब इसमें ये ध्यान रखना है, इसमें डॉक्टर देवेंद्र कुमार शुक्ला ने बोर्ड के निवर्तमान किसका स्थान लिए हैं? तो डॉक्टर अशोक कुमार घोष का इन्होंने स्थान लिया है। ठीक है, ये अभी सेवानिवृत्त हुए तब वो आए हैं। फिर इस पद पर नियुक्त होने से पहले डॉक्टर देवेंद्र कुमार शुक्ला जो थे वो क्या थे? बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, प्रश्न तो कैसा भी बन सकता है। मध्य प्रदेश की तर्ज पर बिहार में भी अब जमीन की रजिस्ट्री में आधार अनिवार्य कर दिया गया है, ये भी याद रखना। तो इससे क्या क्या हो जाएगा? ऑथेंटिकेशन से आसान हो जाएगा, फर्जीवाड़ा पर रोक लग जाएगी। ठीक है, भ्रष्टाचार भी रुकेगा भाई। व्यक्ति को खड़ा करा ज़मीन रजिस्ट्री का जो मामला सामने आता रहता था, वो अब बिल्कुल ही रोक लग जाएगी उस पर। रजिस्ट्री ऑफिस में बिना काम जो भीड़ होती थी उसमें भी कमी आ जाएगी। विभागीय स्तर से जारी जो निर्देश के बाद अब जमीन रजिस्ट्री के दौरान खरीदार और विक्रेता के साथ गवाह पहचान की जो आवश्यकता पड़ती थी वो भी अब खत्म हो जाएगी। आधार ऑथेंटिकेशन से ही गवाह और पहचान की प्रक्रिया रजिस्ट्री ऑफिस पूरी करेगा। अगला है, बिहार के सारण में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ है। तो ये थोड़ा सा देखना, सारण में, छपरा में हुआ है। ठीक है, 2 दिवसीय है, ये भी याद रखना। सीजन है 3। छपरा के ऑडिटोरियम में हुआ, 13 मई को शुरू हुआ था। 2 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल है। 21 देशों की फिल्मों का प्रदर्शन किया गया है।
फिल्म और नाटक के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाने वाले युवाओं को इससे जुड़ी जानकारी भी दी गई। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिलीपींस, इटली, तुर्की, भारत, स्पेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान की फिल्में, डॉक्यूमेंट्री और शॉर्ट फिल्मों का प्रदर्शन किया गया है। साथ ही छोटे स्कूली बच्चों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों को प्रदर्शित किया गया। इसके अलावा बहुत से सामाजिक मुद्दों पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री को भी यहाँ पर दिखाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में भारत की 2 फिल्मों ने अलग अलग वर्गों में बेस्ट फिल्म अवार्ड जीता है। तो फिर बाल फिल्म इंस्पेक्शन ऑफ परसुइट और शॉर्ट फिक्शन फिल्म वॉशिंग मशीन। परसुइट, इंस्पेक्शन ऑफ परसुइट और शॉर्ट फिक्शन फिल्म है कौन सी, वॉशिंग मशीन, को नेशनल वर्ग में बेस्ट फिल्म का खिताब दिया गया है। बाल फिल्म है दोनों, ठीक है। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय कैटेगरी में देखें, तुर्की की फिल्म है इक्रॉन एंड यूसु को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री इंटरनेशनल अवार्ड मिला है। मयूर कला केंद्र के तत्वावधान और युवा कला खेल मंत्रालय के सौजन्य से आयोजित 2 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल के दूसरे दिन करीब 1.5 दर्जन फिल्में दिखाई गई थी। ज्यूरी ने परिणामों की फिर घोषणा कर दी थी, ठीक है। इसमें ये भी हमको याद रखना है। और सारण जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ है अभी, ये बिहार का पहला है और एकमात्र इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भी है, ठीक है। तो ये भी हमको याद रखने की ज़रूरत है, स्टेटमेंट के रूप में, फैक्ट के रूप में, ठीक है। आगे देखते हैं। मजदूर के बेटे का कैलिफोर्निया में 2023 हैंड्स एंड लीडरशिप प्रोग्राम के लिए चयन किया गया है, ठीक है। तो बिहार के मसौढ़ी के एक दिहाड़ी मजदूर, मसौढ़ी याद रखना, मसौढ़ी का नाम याद रखना भी है थोड़ा सा। 20 वर्षीय बेटे हैं गौतम कुमार का नाम याद रखना। अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2023 हैंसन लीडरशिप प्रोग्राम के लिए दुनिया के 20 युवाओं में चुना गया है इनको। गौतम कुमार फोर्स 30 अंडर 30 सूची में रहे दुनिया के जाने माने सामाजिक उद्यमी शरद विवेक सागर की संस्था डेक्सटेरिटी ग्लोबल से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, डेक्सटेरिटी। गौतम परिवार गरीबी रेखा से नीचे श्रेणी में आता है। विश्व स्तरीय प्रतिष्ठित महीने भर चलने वाले नेतृत्व कार्यक्रम के लिए चुने गए एकमात्र भारतीय हैं, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। इनके पिता जो हैं संजय माझी बिहार के मसौढ़ी में दिहाड़ी मजदूर और टोला सेवक के रूप में काम करते हैं। इनकी माँ जो लगनी देवी हैं वो गृहिणी हैं। गौतम अपने परिवार में हाई स्कूल पूरा करने और कॉलेज जाने वाले पहले सदस्य रहे हैं, ये भी बात याद रखनी है। आगे देखेंगे, इसमें राष्ट्रीय संगठन जो गौतम को राष्ट्रीय संगठन डेक्सटेरिटी ग्लोबल द्वारा पहचाना गया और तब से उन्हें डेक्सटेरिटी द्वारा निरंतर प्रशिक्षित भी किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो ये भी ध्यान रखना है, प्रशिक्षित किया गया है। गौतम ने डेक्सटेरिटी ग्लोबल के नेतृत्व विकास कार्यक्रम डेक्स स्कूल और कैरियर विकास कार्यक्रम डेक्सटेरिटी 2 कॉलेज में कठोर प्रशिक्षण प्राप्त किया है। डेक्सटेरिटी ग्लोबल एक राष्ट्रीय संगठन है। डेक्सटेरिटी के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी प्रश्न हो सकते हैं कि डेक्सटेरिटी निम्नलिखित में से डेक्सटेरिटी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या फिर कौन सा कथन गलत है, ठीक है। हो सकता है 1 2 3 4 करके दे दिया जाए, फिर ABCD ऐसे करके दे दिया जाए, फिर 1 2 3 4 1 2 3 2 3 4 1 2 3 1 3 4 ऐसे करके ऑप्शन दे दिए जाए। तो क्या है, राष्ट्रीय संगठन है। शैक्षणिक अवसरों प्रशिक्षण के माध्यम से भारत विश्व के लिए नेतृत्व की अगली पीढ़ी तैयार करने में कार्यरत है। 2 वर्ष पहले गौतम राष्ट्रीय समाचारों में थे जब उनका डेक्सटेरिटी 2 कॉलेज फेलो के रूप में पूर्ण छात्रवृत्ति पर अशोका विश्वविद्यालय में चयन हुआ था। और वर्तमान में कंप्यूटर साइंस के 2य वर्ष के छात्र भी हैं ये, ठीक है। ये हमको ध्यान रखना है। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ सैन डिएगो में स्थित हैंसन लीडरशिप प्रोग्राम क्या है, विश्व शांति अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर के कुछ प्रेरणादायी युवाओं का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित करता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि ये विश्व शांति अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। कौन, हैंसन लीडरशिप प्रोग्राम, ठीक है। इसके अंतर्गत गौतम को पूर्ण छात्रवृत्ति मिली और जिससे उनके आने जाने का हवाई किराया, रहने खाने की व्यवस्था, स्थानीय परिवहन, स्वास्थ्य बीमा, वीजा शुल्क, ये सब उसमें सब कुछ दिया गया इनको, ठीक है। सब कुछ फ्री रहा है। आगे चलेंगे। बिहार में गंगा नदी के किनारे वाले शहरों में बनेगा STP। क्या है ये STP, क्या है भाई, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, याद रखना। 23 शहर और इसकी सहायक नदियों वाले 16 शहर शामिल हैं, मतलब 23 16 39 शहर शामिल हैं। साथ में 76 छोटे शहरों में FSTP फ्यूअल स्लज ट्रीटमेंट
प्लांट पर भी काम चल रहा है। इन एफएसटीपी के माध्यम से निजी सेप्टिक टैंकों से निकलने वाली गंदगी को एकत्रित करने के बाद उसे ट्रीट कर खाद तैयार किया जाएगा। ठीक है, क्या काम होगा वो भी पता हो गया हमें। फिर क्षेत्र स्तर में लगाए जाने वाले एफएसटीपी प्लांटों की कुल क्षमता होगी 1287 KLD, मतलब रोज ये 1287 किलो लीटर सेप्टिक दूषित कचरे का निपटारा कर सकेंगे। ठीक है, तो ये हमें इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसमें बाकी उसका क्या यूज हो सकता है भाई, खाद बन सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, गंगा और सहायक नदियों के अलावा 8 अन्य महत्वपूर्ण शहरों में भी सीवरेज ट्रीट प्लांट की तैयारी हो रही। 4 गंदी नदियों वाले शहर जैसे रामनगर है, इनके नाम थोड़ा सा याद रखना भाई। क्या क्या है, रामनगर, नरकटियागंज, रक्सौल और जोगबनी। जबकि 4 महत्वपूर्ण शहर कौन कौन, गया, आरा, बेतिया, कटिहार। ठीक है, ये 4 शहर, 4 ये 4 ये। ठीक है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। और अब इसमें एक चीज़ और याद रखना है, इनमें से रामनगर में 9 MLD, नरकटियागंज में 7 MLD क्षमता के STP को लेकर टेंडर प्रक्रिया चल रही है। रक्सौल में 12 MLD, जोगबनी में 4.25 MLD, गया में 84, आरा में 47, बेतिया में 33, कटिहार में 55.5 MLD। ठीक है, क्षमता के सीवरेज ट्रीट प्लांट का DPR तैयार कर उसे NMCG, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, NMCG का फुल फॉर्म क्या है ये भी पता हो गया। मंजूरी मिलते टेंडर प्रक्रिया पूरी कर काम शुरू कर दिया गया है। ठीक है, कर दिया जाएगा। तो ये भी हमको याद रखने की ज़रूरत है। आगे है बिहार रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2023 अधिसूचित की गई है। तो इसमें क्या क्या है भाई, तो इसमें देखेंगे मद्य निषेध उत्पाद निबंधन विभाग के सचिव सह निबंधन आयुक्त विनोद सिंह गुंजियाल ने बताया कि मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग ने कैबिनेट से मंजूर बिहार रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2023 को अधिसूचित कर दिया गया है। तो किससे मंजूरी मिली है ये भी पता हो गया हमें। ठीक है, अब सूबे के निबंधन कार्यालयों में विभाग द्वारा अनुमोदित मॉडल डीड के प्रारूप की टंकित प्रति पर ही दस्तावेजों का निबंधन स्वीकृत किया जाएगा। मॉडल डीड के माध्यम से पक्षकार द्वारा बिना किसी बाहरी सहायक के दस्तावेजों का निबंधन कराया जा सकता है। निबंधन कार्यालयों ने 1 अप्रैल 2023 से 20 मई 2023 तक 82 लाख से अधिक दस्तावेजों की मॉडल डीड के माध्यम से रजिस्ट्री की है। ये भी हमें ध्यान रखना है। इसमें विभागीय वेबसाइट पर 25 प्रकार के मॉडल डीड का प्रारूप अभी उपलब्ध है। ठीक है, चलिए इसमें और एक चीज़ ध्यान रखना है, 2023-24 के पहले 50 दिन में निबंधन कार्यालयों ने 853.82 करोड़ रुपए राजस्व की प्राप्ति की है। वार्षिक राजस्व लक्ष्य 6300 करोड़ रुपए का, मतलब लगभग 13.5% हो, 13.55% है। पिछले साल इस अवधि में करीब 800 करोड़ रुपए राजस्व मिले थे। देश में CBDC का इस्तेमाल करने वाला पहला नगर निगम बन गया पटना। CBDC तो ध्यान रखना है। इसमें पटना नगर निगम के महापौर, उप महापौर, नगर आयुक्त ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्मित डिजिटल करेंसी ₹1 का शुभारंभ किया। ठीक है, डिजिटल करेंसी ₹1 का शुभारंभ किया है, जिससे अब इस डिजिटल करेंसी का उपयोग संपूर्ण पटना नगर निगम क्षेत्र में किया जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है इतना। उसके बाद नगर निगम का मुख्यालय कहाँ है, तो मौर्य लोक परिसर में पूरी तरह से इस पेमेंट सिस्टम को अपनाया जाएगा। इसके साथ ही पटना नगर निगम के सभी अंचल और पेमेंट काउंटरों पर भी इसका उपयोग किया जाएगा। भारत में CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इस्तेमाल करने वाला पहला नगर निगम पटना बन गया है। इस दौरान पार्षदों के लिए कार्यशाला का भी आयोजन हुआ, जहां उन्हें डिजिटल ₹1 के लाभ इस्तेमाल की जानकारी दी गई है। ठीक है, ये हमें इतना पता होना चाहिए। फिर नगर निगम आयुक्त अनिमेश कुमार पराशर ने कहा कि पटना, अब इनका नाम भी याद हो रहे भाई, ठीक ही है। पटना नगर निगम के कार्यों को जन सुलभ बनाने, पेमेंट की प्रक्रिया को आसान करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। नो कॉस्ट प्रोसेस के तहत ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के माध्यम से पटना नगर निगम की आय बढ़ाने के साथ ही आम लोगों को घर बैठे सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में पटना नगर निगम में ऑनलाइन भुगतान 30% हो रहा है। इसे 90 से 95% करना लक्ष्य है। उल्लेखनीय है CBDC एक डिजिटल मुद्रा है, ये आपको पता होना चाहिए। CBDC है क्या, तो डिजिटल मुद्रा है। ये करेंसी निजी करेंसी से अलग होती है, ध्यान रखना। पिछले 1 दशक में क्रिप्टो करेंसी का बाजार तेजी से बढ़ा। निजी डिजिटल मुद्राएं किसी भी व्यक्ति की देनदारियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं, क्योंकि उनका कोई जारीकर्ता नहीं होता है। ठीक है, तो
ये हो गया भाई। चलिए आगे देखेंगे, बिहार के हर पंचायत में लगेंगी फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ये भी ध्यान रखना, इसको भी देख लेते हैं। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत, खाद्य कौन सा योजना के तहत, तो ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। 8387 पंचायतों में, कितनी पंचायत हैं, 8387 हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने की योजना पर काम शुरू हो चुका है। उद्योग विभाग ने जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी है, ठीक है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को हर तरह की सहायता भी मिलेगी, सब्सिडी से लेकर कर्ज तक की सुविधा मुहैया कराई जाएगी भाई। तो ये सारा काम इसमें होना ही है। इससे राज्य में कृषि आधारित उत्पादों का उपयोग खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में बड़े पैमाने पर होगा, साथ ही स्वरोजगार से प्रेरित होकर बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने वाला बनाया जा सकेगा, तो रोजगार भी बढ़ेगा। आप मेंस का प्रश्न लिखें तो आप इस वाले टॉपिक को उसमें लिख सकते हैं बढ़िया से। फिर विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इस कार्यक्रम में PMFME के तहत नए रोजगार शुरू करने के लिए ऋण हेतु आवेदन भी लिए जाएंगे, ताकि इच्छुक आवेदकों को आर्थिक सहायता बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराकर उन्हें नए उद्योग शुरू करने में सहायता भी की जा सके। मौजूद इकाइयों को भी अपग्रेड करने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए प्रति यूनिट के साथ पात्र परियोजना लागत के 35% पर क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से केंद्र सरकार उन सभी लोगों की आर्थिक सहायता करेगी जो लोग खाद्य उद्योग में अपना कोई नया काम शुरू करना चाहेंगे, ठीक है। ये बात भी हमें इसमें ध्यान रखनी है। बिहार के हैं समीर पांडे, जो ऑस्ट्रेलिया में मेयर पद पर चुने गए हैं और ये हासिल करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो सिडनी में ऐसा हुआ है, ध्यान रखना। सिटी ऑफ पैरामाटा काउंसिल ने भारतीय मूल बिहार के पार्षद समीर पांडे को पैरामाटा शहर का लॉर्ड मेयर चुना है। समीर इस पद को हासिल करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इनका चुनाव भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की यात्रा के साथ हुआ था, ये भी ध्यान रखना। ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कौन है, एंथनी अल्बानीज, तो ये भी हमको याद हो गया। ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समीर पांडे के पहले भारतीय मूल के रूप में मेयर चुने जाने की जानकारी दी थी, ठीक है। अब पैरामाटा का भी, पैरामाटा न्यू साउथ वेल्स में सिडनी से सटा एक महत्वपूर्ण शहर है, ध्यान रखना। भारतीय मूल के लोगों की संख्या यहाँ पे काफ़ी अधिक है, ये तेज़ी से बढ़ रही है। 2.5 लाख से अधिक की आबादी वाले इस शहर में 11% से भी अधिक लोग भारतीय मूल के हैं। करीब 20 साल पहले ऑस्ट्रेलिया पहुंचे समीर पांडे IT विशेषज्ञ के साथ साथ उद्योगपति हैं, जो एक इंजीनियर के रूप में ऑस्ट्रेलिया आए थे। लेबर पार्टी के सदस्य हैं, ये भी ध्यान रखना। फिर विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं और बहुत मामूली अंतर से हारे थे। 2017 में पहली बार पार्षद का चुनाव जीते थे, 2022 में दूसरी बार पार्षद बने हैं और 22 में ही समीर काउंसिल के डिप्टी मेयर चुने गए हैं, ठीक है। तो ये भी इनकी उपलब्धियां रही हैं, ये हैं भैया। अगला है नेशनल वाटर अवार्ड 2022 में तीसरे स्थान पर बिहार रहा है। तो किसने जारी किया, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा नेशनल वाटर अवार्ड 2022 जारी हुआ है। बिहार को देश के में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। बिहार सरकार द्वारा जल संरक्षण, जल संसाधनों के प्रबंधन के क्षेत्र में किए गए उत्तम प्रयासों को इस पुरस्कार के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। जल संसाधन और सूचना जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा ने कहा कि जल और हरियाली का संरक्षण संवर्धन के लिए जल जीवन हरियाली अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान को संयुक्त राष्ट्र में भी सराहा गया, ठीक है। जल जीवन हरियाली अभियान किससे संबंधित है, तो हरियाली का संरक्षण संवर्धन और जल का संरक्षण और संवर्धन से संबंधित है। 7 निश्चय 2 में घोषित अति महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को धरातल पर उतारने के लिए तत्परता से कार्य किया जा रहा है इस समय, ठीक है। 7 निश्चय 2 में अति महत्वाकांक्षी कौन से कार्य हैं, तो देख लेते हैं इसमें। गरौल वीयर सिंचाई योजना दरभंगा, गरौल वीयर सिंचाई योजना दरभंगा में है। ये पुरानी कमला नदी पर वीयर सिंचाई योजना है, जिसमें हेड रेगुलेटर के माध्यम से सिंचाई सुविधा मिलेगी। जैतपुरा पंप नहर योजना भभुआ, इसके माध्यम से कर्मनाशा नदी के जल स्राव को विभिन्न प्रखंडों में सिंचाई सुविधा के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। गया जिले के बोधगया प्रखंड में मुहाने नदी पर बतसपुर याद रखना, बतसपुर वीयर का निर्माण और मोराटाल पाइन से निश्चित वितरण प्रणालियों का आधुनिकीकरण कार्य। उदेरा स्थान बराज योजना भी है। बिहार शरीफ बृहद सिंचाई योजना है भैया, जहानाबाद गया जिले के कई प्रखंडों में सिंचाई क्षमता विकसित होगी। बिहुल वीयर सिंचाई योजना है मधुबनी में।
लक्ष्मीपुर ग्राम, ये नाम याद रखना लक्ष्मीपुर ग्राम का। इसके निकट में है बिहुल नदी पर गेटेड वियर, उसके अप स्ट्रीम में दाईं और बाईं तरफ फ्लक्स बांध और डाउन स्ट्रीम में दोनों तरफ गाइड बांध का निर्माण सुरक्षात्मक कार्य होने हैं। इसमें दाएं मुख्य नहर से निःसृत नहर प्रणाली की कुल लंबाई होगी 3.35 किलोमीटर और बाएं मुख्य नहर से निःसृत नहर की लंबाई होगी 6.33 किलोमीटर। फिर आगे है मलई बराज योजना के अंतर्गत क्या होगा कि रोहतास जिले के दावथ, नाम याद रखना, दावथ प्रखंड है कौंस नदी पर बराज का निर्माण कर लिंक नहर के माध्यम से बक्सर जिले में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। फिर एक है बलवा घाट बराज सह सिंचाई योजना, मधुबनी में है। बलवा ग्राम के पास में धौंस नदी पर आधारित इस सिंचाई योजना में 2 हेड रेगुलेटर दायां और बायां के अलावा जर्जर पड़ी उप वितरणी का जीर्णोद्धार कर 9.27 किलोमीटर और दाईं तरफ मौजूद पाइन के रूपांकित जल स्राव के अनुरूप पुनर्स्थापन कार्य 13.36 किलोमीटर किया गया है। पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2018 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। कब शुरू हुआ था? 2018 में, ध्यान रखना। तो 2018 में शुरू हुआ, 2018 में मिला होगा, फिर 19, 20, 21, फिर 22, ध्यान रखना, ठीक है। राष्ट्रीय जल पुरस्कारों ने जल संसाधन को लेकर स्टार्टअप के साथ साथ अग्रणी संगठनों को नीति निर्माताओं के साथ जोड़ने और विचार विमर्श करने का अवसर प्रदान किया है कि कैसे बेहतरीन तरीके से जल संसाधन प्रबंधन के नए और सही तरीकों को अपनाया जाए। इस बार मध्य प्रदेश ने सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसके बाद ओडिशा ने दूसरा स्थान, जबकि आंध्र प्रदेश और बिहार दोनों संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर काबिज हैं, ठीक है। तो पहला स्थान है मध्य प्रदेश का, दूसरा है उड़ीसा का, तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश और बिहार शामिल है, ठीक है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, ओके। चलिए आगे देखेंगे। बिहार ने 793.97 करोड़ रुपए के 67 निवेश प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। तो इसमें क्या क्या होगा ये थोड़ा सा देख लेंगे। देखिए, राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद की बैठक हुई है 47वीं, किसकी अध्यक्षता में हुई है? तो बिहार विकास आयुक्त हैं विवेक कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुआ है। 67 प्रस्तावों को प्रथम स्टेज की हरी झंडी दे दी गई है। इनका पैसा कितना है? 793.97 करोड़। उद्योग विभाग की तरफ से जारी की गई आधिकारिक जानकारी के मुताबिक सर्वाधिक 18 प्रस्ताव खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में है। कितने हैं? खाद्य प्रसंस्करण में 18। इसमें कुल निवेश होगा 435 करोड़ से अधिक, ठीक है। इसके अलावा राइस मिल के 18 प्रस्तावों में 104 करोड़, लगभग 104.75 करोड़। जनरल मैन्युफैक्चरिंग के लिए 11 प्रस्ताव में 62.48 करोड़। टेक्सटाइल सेक्टर के 6 प्रस्ताव हैं 42.64 करोड़। टूरिज्म सेक्टर के 4 प्रस्ताव हैं 62.99 करोड़। प्लास्टिक एंड रबर सेक्टर के 4 प्रस्ताव में 41.97 करोड़ और शेष 6 प्रस्ताव हैं जिनके लिए 43.78 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई है, ठीक है। अब सबसे अहम निवेश की अगर हम बात करें प्रस्ताव हैं तो कौन कौन से हैं, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। किशनगंज के ठाकुरगंज का मक्का आधारित 2 यूनिट प्रस्तावित है। इसमें 238 करोड़ रुपए, 92 करोड़ रुपए का निवेश होगा। मुजफ्फरपुर में अमूल मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट में 25.57 करोड़ रुपए का निवेश होगा। गया में टेक्सटाइल यूनिट में 36.88 करोड़। मोतिहारी में रिसार्ट एंड होटल में 38.27 करोड़। सीवान के प्लास्टिक और रबर सेक्टर की 2 यूनिट में 32 करोड़ रुपया। गया में हेल्थ केयर सेक्टर में 19.93 करोड़ और भोजपुर में एयर कूलर निर्माण यूनिट में 11 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव है, ठीक है। तो कहाँ पर क्या है ये ध्यान रखना। तो किशनगंज में मक्का, मुजफ्फरपुर में अमूल मिल्क, गया में टेक्सटाइल यूनिट के साथ साथ हेल्थ सेक्टर भी, हेल्थ केयर सेक्टर है। मोतिहारी में रिसार्ट होटल, सीवान में होटल निर्माण है। सीवान में कहाँ? दाऊद नगर में। पटना में प्लास्टिक रबर सेक्टर है। भोजपुर में एयर कूलर है, ठीक है, इन सब के लिए। इसके अलावा 2 करोड़ से कम के 51 निवेश प्रस्तावों पर सहमति भी दी गई है। 52.49 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावित हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। बिहार शिक्षा विभाग और 4 एनजीओ के मध्य में समझौता हुआ है। तो बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई विशेष बैठक में निर्णय लिया गया है राज्य के सरकारी स्कूलों की शिक्षा की गुणवत्ता विस्तार के लिए 4 स्वयंसेवी संस्थाएं
वित्तीय और तकनीकी मदद मुहैया कराने के लिए शिक्षा विभाग के साथ समझौता करने जा रही हैं। ठीक है, इनमें केंद्रीय भंडार नामक संस्था, नाम भी याद रखना, केंद्रीय भंडार नाम है इसका। 9 और 10 के विद्यार्थियों के स्पेशल कंटेंट मुहैया कराएगी, विशेष रूप से QR कोड से क्रियाशील होने वाली विशेष सामग्री। 3 अन्य संस्थाओं ने बिहार में शिक्षा की बेहतरी के लिए काम करने की इच्छा व्यक्त की है, जिसमें आदित्य बिरला ग्रुप की संस्था है माइंड स्पार्क इसमें शामिल है, जो ऐप के माध्यम से बच्चों का लर्निंग लेवल सुधारने का काम करने जा रही है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। और माइंड स्पार्क को निर्देशित किया गया कि पटना जिले के जिन कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है, उन विद्यालयों में कार्य करने को लेकर MOU लेकर आए हैं। यह संस्था सीखने के स्तर पर कक्षा के अनुरूप करने में सहयोग प्रदान करती थी। बैठक रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों में के नैतिक आध्यात्मिक विकास के लिए जेसुइट, ये ध्यान रखना, बच्चों के नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए जेसुइट पीस मिशन काम करेगी। खासतौर पर बोधगया प्रखंड की 2 पंचायत कौन कौन सी है, बोधगया की इलराह और सखवारा, ये भी नाम याद रखना भैया। 13 विद्यालयों में मेडिटेशन विजडम ऑफ फॉर ऑल रिलीजियस का प्रशिक्षण दी जाएगी। ठीक है, जेसुइट पीस मिशन के तहत क्या होगा, ये काम बोधगया के जीवन संगम करेगा। ठीक है, जो कि पटना जेसुइट सोसाइटी की चैरिटेबल संस्था है। तो कौन काम करेगा, जीवन संगम करेगा ये काम। इसी तरह एजुकेट इंडिया नाम की संस्था कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों को प्रारंभिक साक्षरता मुहैया कराएगी। इसके लिए डोर टू डोर सर्वेक्षण होगा। 2 से 3 जिलों में हेल्प डेस्क भी बनाना प्रस्तावित है। ठीक है, तो ये सब हमें ध्यान रखना है। कौन कौन से NGO हैं ये हमें पता हो गया। बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के भवन एक ही रंग के होंगे, मिशन परिवर्तन के ही तहत है। ठीक है, और इसका मॉडल होगा भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान पावापुरी। ठीक है, पावापुरी याद रखना, बिम्स को माना गया है। ठीक है, ये हमें याद रखना भाई। चलिए इसमें देख लेंगे। बिहार के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में मिशन परिवर्तन चलाया जा रहा है। उद्देश्य राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को चकाचक बनाया जाए। साफ सफाई के साथ विभाग की कोशिश है कि सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के लुक भी एक समान हो। किसी भी मरीज को मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में आते समय दूर से ही रंग के आधार पर आसानी से पहचान हो जाए। स्वास्थ्य विभाग ने मिशन परिवर्तन के तहत राज्य के सभी 10 मेडिकल कॉलेज अस्पताल कौन कौन से हैं, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल मुजफ्फरपुर, GMC बेतिया दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, JLNMCH भागलपुर, GMC पूर्णिया, JNKTMCH मधेपुरा और NANMCH गया के भवनों को एक समान रंग में रंग रोगन करने का निर्देश दिया गया है। तो इनके नाम याद रखना, कौन कौन सा मेडिकल कॉलेज इसमें शामिल है। मॉडल है भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान, कहाँ, पावापुरी में, बिम्स। अब बिम्स के भवनों के रंग जैसा ही सभी मेडिकल कॉलेजों के भवनों की रंगाई पुताई की जाएगी। गौरतलब इससे पहले मिशन 60 डे के तहत राज्य के सभी जिला अस्पतालों को भी एक तरह के रंग में रंगने का आदेश दिया गया था। राज्य के सभी जिला अस्पतालों के भवनों को एक रंग में रंगाई कर दिया गया। इसी फार्मूले को बढ़ाते हुए अब मेडिकल कॉलेजों के भवनों वार्डों को एक समान रंग से रंगने का निर्देश दिया गया है। इसी प्रकार सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को निर्देश दिया गया कि भैया पुराने भवनों को जिनका अब उपयोग नहीं किया जा सकता उनकी पहचान कर ली जाए। साथ ही वैसे भवनों को BMSICL के माध्यम से ज़मीन दोज कराने की कार्रवाई भी की जाएगी। ठीक है, ये हो गया पूरा मई का कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मई का इसमें कंप्लीट हो गया। अब अगला जो वीडियो होगा वो अप्रैल का रहेगा, इसी तरह से मार्च का रहेगा, फिर फरवरी, फिर जनवरी, ऐसे करके धीरे 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 करके सारा का सारा कवर हो जाएगा। और जब तक जून महीने का करंट अफेयर आएगा तब तक इधर सब निपट जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।